नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग? सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ऑल गुड। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और बताओ आप लोग कैसे हो? ठीक हो सब लोग? ऑल गुड। अच्छा लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज? समझ में आ रही हैं चीजें? ऑल गुड। अच्छा, बाकी ऑल पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें सब ठीक है? सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है? चलिए, तो दोस्तों आज हमारे इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारा जो डिस्कशन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आखिरी में देखेंगे अमन। ठीक है, आज पहले हमारा जो आज का एजेंडा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन था, जहां पे कल हमने चीजों को समझा था, उनको पहले फिनिश करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इंपॉर्टेंट इन दी सेंस कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आसान होता है। इट इज अ टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है, और उस पर अगर क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट भी करना चाहिए, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं याद रखने वाली, अगर वो आप अपने आप याद रख लोगे, और याद हो ही जाती है, 2-4 बार आप रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएंगे, क्योंकि क्या है, सब स्टोरी है, सारी कहानी है। जैसे कल मैंने आपको जब अपॉइंटमेंट पढ़ाया, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा कि उसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात है। एक पूरी जर्नी है, बारी बारी से केस आते रहे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती रही, और आखिरी में परिणाम हमारे पास है जो जैसा चल रहा है। तो उसमें कितनी ही बड़ी बात है, एक आंसर को लिखना बहुत ही आम सी चीज है। तो इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आप लोगों से कि आप कोशिश करा करो आंसर लिखने की, और कोशिश करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई करना आप अपॉइंटमेंट के संबंध में आंसर लिखने की, आप खुद पाओगे कि अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट की अप्रोच अपनाओगे तो देयर इज नथिंग, देयर इज लिटरली नथिंग जिसको लेके आपको परेशान होना है। ठीक है, चल, तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ेगी, और हम सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो बाकी की डिटेल्स हैं, जैसे क्वालिफिकेशंस हो गया, टीनर हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, और आखिरी में फिर जुरिसडिक्शन, किस किस टाइप की जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मूव करेंगे हाई कोर्ट पर। ठीक है, चलो, तो दोस्तों सबसे पहले आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी होंगी, या किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फाई करनी होंगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सोच रहा है। और देखो, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इज क्वाइट सिमिलर, मतलब काफी बेसिक सा है। सबसे पहले तो वही बात जो लगभग हर पद के बारे में आती है, कि वो जो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सोच रहे हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको हमेशा ही लिखना है जब भी आप क्वालिफिकेशन का लिखो किसी भी पद के बारे में। हमारे भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये आपको पूरी करनी ही करनी है। इसके बाद दोस्तों 3 ऑल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि उन तीनों को सेटिस्फाई करो, उन तीनों में से किसी भी एक को सेटिस्फाई करना है आपको। जैसे कि सबसे पहला है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो 5 साल का जज होने का किसी भी हाई कोर्ट के। ठीक है, 5 years of experience, 5 years of experience as a judge, as a judge of a high court, of a high court, मतलब 5 साल तक या 5 साल के लिए आप किसी भी हाई कोर्ट के जज के तौर पर आपने काम किया हो, और एक हाई कोर्ट के पे किया हो या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के पे किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो टोटल एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करने का, वो आपके पास 5 साल का होना चाहिए।
कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के तौर पर। इसकी एक ऑल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 10 सालों का, एटलीस्ट 10 years of experience, at least 10 years of experience as an advocate, as an advocate, as an advocate of the high court। मतलब या फिर आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करने का एज एन एडवोकेट। अब वो किसी एक हाई कोर्ट के सामने भी हो सकता है दोस्तों, एक से ज्यादा हाई कोर्ट के भी सामने हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और आखिरी जो ऑल्टरनेटिव होता है वो ये होता है कि आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो in the opinion of ये इंपॉर्टेंट है, in the opinion of president, in the opinion of president, मतलब प्रेसिडेंट की राय में आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ज्यूरिस्ट होने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का ज्ञान है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ख्याति है, उसको लोग जानते हैं, उनका नाम है समाज के अंदर कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक अच्छा ज्ञान रखता है कानून के संबंध में। ठीक है। और ये किसके ओपिनियन में होना चाहिए? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। मतलब प्रेसिडेंट साहब को अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास भले ही 5 साल का जज होने का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 10 साल का एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है कानून के संबंध में, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वही वाली बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये जो है ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप चाहे ये सेटिस्फाई कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। तीनों करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तीनों सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, एनी वन ऑफ दीज। तो ये दोस्तों क्लास क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है अगर आप बनना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है। और इसका जो जिक्र है वो आपको देखने को मिलता है हमारे क्लॉज 3 में, आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 3 में। अब क्वालिफिकेशन के बाद जो बात छोटी सी मैं करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा ओथ के बारे में। ओथ से कभी कभार एमसीक्यू पूछा जाता है, कभी कभार क्या बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के जज के ओथ के बारे में। ओथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, इसमें 2 पॉइंट्स हैं बेटा। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जो जज साहब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होते हैं, उनको ओथ जो दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो याद रख लोगे, ओथ कौन दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया है। ठीक है। मतलब देखो, फॉर एग्जांपल कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि प्रेसिडेंट साहब अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है, वो छुट्टियों पे गए हैं या फिर वो किसी काम में बिजी हैं या फिर देश से बाहर है, व्हाटएवर बी द सिनेरियो, तो प्रेसिडेंट साहब किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे इसी पर्पस के लिए कि वो क्या करे, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या दिलवाएं, ओथ दिलवाएं। ठीक है। क्लियर है? नहीं, प्रेजेंस वगैरह कहां लिखा है बेटा? अपनी तरफ से प्रिज्यूम क्यों कर रहे हो किसी भी चीज को? तो प्रेसिडेंट या कोई भी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको बात याद रखनी है कि देखो बच्चों, जब भी ओथ की बात हो किसी भी पद के संबंध में, जब भी ओथ की बात आए तो आप एक चीज याद रखना कि जो भी ये ओथ वगैरह है सबका जो फॉर्मेट है ये कहां पे लिखा हुआ है? थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा शेड्यूल है
वहां पर ये ओथ लिखी हुई है कि क्या ओथ में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके अंदर क्या क्या अफर्मेशंस होंगे। ठीक है, ओथ के बारे में आपको केवल और केवल ये दो बातें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीन चीजों की, एक है टीनर, एक है रेजिग्नेशन और एक है रिमूवल। ठीक है, टीनर और रेजिग्नेशन तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, रिमूवल पे थोड़ी सी अच्छी चर्चा करनी पड़ेगी। टीनर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्या टेन्योर होता है भाई सुप्रीम कोर्ट जज का, क्या टर्म ऑफ ऑफिस होता है। देखो बड़ी सिंपल सा फंडा है, कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है वो तब तक उस पद पर बना रह सकता है जब तक उनकी जो एज है वो 65 साल ना हो जाए, until he attains the age of 65 years, until he attains the age of 65 years। मतलब जैसे बाकी के पदों में हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, इन सारे पदों में हमने क्या देखा कि एक स्पेसिफाइड टर्म दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का लें तो 5 साल का टर्म है, तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बना है तो 5 साल का उसका टर्म है, 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर उनको जाना होगा, नए व्यक्ति को आना होगा, दैट इज द क्राइटेरिया। पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बताया गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है तो 5 साल तक उस पद को संभालेगा या 10 साल तक उस पद को संभालेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। केवल एक क्राइटेरिया है और वो है एज का क्राइटेरिया, और वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, चाहे वो किसी भी एज पे बनाओ, चाहे 40 में बनाओ, 45 में बनाओ, 50 में बने, 55 में बने, फर्क नहीं पड़ता, कभी भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो वो तब तक उस पद पे बना रह सकता है जब तक उसकी जो उम्र है, जब तक उसकी जो एज है वो 65 ना हो जाए, जब तक वो 65 ना हो जाए, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज। देखो जब भी हम दोस्तों रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जज जब भी रेजिग्नेशन देते हैं वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट साहब को। रेजिग्नेशन इज एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट। अब देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, वैसे तो जब तक 65 ईयर्स के नहीं होते तब तक वो उस पद पे बने रह सकते हैं, पर मान लो किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर है वो उस पद के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो चाहते हैं कि उस पद को छोड़ दें उनके 65 साल का होने से पहले, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रेजिग्नेशन के संबंध में आपको कुछ ग्राउंड वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, आपको ये नहीं बताना कि आप क्यों रेजिग्नेशन दे रहे हो, क्या वजह है, या कुछ आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो, कुछ नहीं, सिंपल सा आप रिजाइन देना चाहते हो आप रिजाइन दे सकते हो, और आप अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करोगे, प्रेसिडेंट को एड्रेस करोगे, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो कौन किसको एड्रेस करते हैं रेजिग्नेशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट को। ठीक है, इतना तो याद कर लोगे, छोटी सी चीज है। आखिरी में जो पॉइंट है जिसको आप सभी लोगों को समझना चाहिए वो है दोस्तों रिमूवल का। किसका, रिमूवल का। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान से देखना है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो सवाल पूछे वहां पे ये रिमूवल शब्द ना लिखा हो, वहां पे लिखा हो इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है जज साहब को निकालने की, उस प्रक्रिया का नाम है इम्पीचमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इम्पीचमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिमूवल की ही बात हो रही है,
इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस, किस आधार पर निकालते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, वैसे तो उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल है। जब वो 65 साल का होगा तब वो रिटायर हो जाएगा। पर ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर किसी व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने का कार्यभार संभाल रहा है उसे अपने पद से हटा दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। और सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी होगी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जजशिप से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन रिमूव a judge of the सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही समझना है कि किसके पास पावर है रिमूव करने की। रिमूवल ऑर्डर कौन जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के संबंध में? प्रेसिडेंट। पर आप इसको बात को समझना कि भले ही प्रेसिडेंट के नाम से ऑर्डर जारी होता है, वही रिमूवल ऑर्डर जारी करेंगे तभी माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपने पद से हट गए हैं। पर प्रेसिडेंट साहब के पास पूरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट साहब इस पावर को एक्सरसाइज कर पाए उसकी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि उनके उस जज के संबंध में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा होना चाहिए। और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है? एक रिमूवल रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, और वो जो रिमूवल रेजोल्यूशन है वो पेश किया जा सकता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, मतलब दोनों में से किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले जिस भी सदन में उसे इंट्रोड्यूस किया गया है उस सदन को, उस मोशन को, रिमूवल मोशन को पास करना होता है, पारित करना होता है। और पारित करने के लिए हमको चाहिए 2/3 of the members present and voting। वो जो रिमूवल मोशन है उसको पारित करने के लिए जिस भी सदन में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे लोकसभा में किया गया हो चाहे राज्यसभा में किया गया हो, जितने भी लोग आए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिमूवल प्रोसेस के अंदर, उस मोशन के संबंध में वोटिंग कर रहे हैं, उनका हमको 2/3 चाहिए। हमको चाहिए कि कम से कम 2/3 लोग उस मोशन को सपोर्ट करें। जब ये 2/3 लोग दोस्तों उस मोशन को सपोर्ट कर देते हैं तो माना जाता है कि वो मोशन है वो उस सदन से पारित हो गया है। और फिर वो पारित होके जाता है दूसरे सदन के पास, और दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया फिर से फॉलो होती है कि अब उस दूसरे सदन को भी 2/3 उसकी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग हैं, जो आए हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके 2/3 मेंबर्स को सपोर्ट करना होगा उस मोशन को। जब दूसरा सदन में भी ये प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाएगी तब हम मानेंगे कि जो दोनों सदन है वहां से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। और जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाता है, मतलब जब दोनों सदनों के अंदर 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है हाँ बोल देते हैं मोशन के लिए, तब जाके दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर आती है कि वो ऑर्डर जारी कर सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की। ठीक है, ये है प्रक्रिया वाला पार्ट। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, जो आपको याद रखनी है दोस्तों। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए केवल और केवल 2 ही ग्राउंड्स हैं, केवल और केवल 2 ही ग्राउंड्स हैं, और वो क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी।
प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। केवल और केवल इस मिसबिहेवियर के आधार पर या फिर इस इनकैपेसिटी के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को रिमूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से। इसके अलावा किसी भी अन्य आधार पर आप नहीं कर पाओगे। और देखिए, चाहे मिसबिहेवियर का आधार हो, चाहे इनकैपेसिटी का आधार हो, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रूव्ड। मतलब केवल एलिगेशन लगा देने से, केवल लांछन लगा देने से काफी नहीं होगा, आपको साबित करना पड़ेगा वो एलिगेशन। और जब तक आप साबित नहीं करोगे उस एलिगेशन को, तब तक ये इंपीचमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमको केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी नहीं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी चाहिए। और ये मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है? मिसबिहेवियर का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस जहां पे वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पे बैठे हुए हैं, वो कुछ भी ऐसा करते हैं, कुछ भी ऐसा कंडक्ट अडॉप्ट करते हैं जो सूटेबल नहीं है उस पद के लिए जिस पद पर वो बैठे हैं। देखो, हर एक पद की अपनी गरिमा होती है ना, और सुप्रीम कोर्ट का जज का पद तो आप अपने हिसाब से ही देख लो कि कितना बड़ा पद है, उसके पद की क्या ही गरिमा होगी। तो कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति हो जा रही है जहां पे जो व्यक्ति उस पद को संभाल रहा है वो उस गरिमा को नहीं मेंटेन कर रहा है, या फिर अपने रोजमर्रा के कामकाज में कुछ ऐसा कर रहा है जो सूटेबल नहीं है उस पद के लिए, तो ऐसी परिस्थिति को हम मिसबिहेवियर की डेफिनेशन में हम लोग डालते हैं। पर बात वही है, केवल कह देने से काफी नहीं होगा, यू हैव टू एक्चुअली प्रूव इट कि उन्होंने जो किया, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो किया, दूसरे नंबर पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो किया उसको मिसबिहेवियर कह सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है इनकैपेसिटी। देखो, इनकैपेसिटी एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो व्यक्ति उस सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर बैठा है वो सक्षम नहीं है, वो केपेबल नहीं है उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो जिम्मेदारियां उस पद से जुड़ी हुई हैं। देखो, आसान बात तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, और उस इतनी बड़ी गद्दी पे बैठकर जस्टिस को रेंडर करना, उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए, एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक स्किल चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी व्यक्ति इनकेपेबल है, वो नहीं रेंडर कर पा रहा है जस्टिस को, वो इनकैपेसिटी से सफर कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी उसको रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, इनकैपेसिटी और भी वजहों से आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जज साहब हैं, वो किसी भी कारणवश बहुत बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, तो वहां पर भी इनकैपेसिटी का ग्राउंड सेटिस्फाई हो सकता है। बस शर्त वही है कि चाहे मिसबिहेवियर का ग्राउंड ले लो, चाहे इनकैपेसिटी का ग्राउंड ले लो, यू हैव टू एक्चुअली प्रूव इट, आपको वो साबित करना होगा। ओनली देन द इम्पीचमेंट प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो पूरी हुई है ये मानी जाएगी। ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया है रिमूवल के संबंध में। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जब आपको रिमूव करना है, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, जिनको आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, तो आप 124 का क्लॉज 4 देख लो, 5 देख लो। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है, वो है दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको सच में समझने की भी जरूरत है। तो अभी ये मान के चलिए कि लगभग लगभग अगले 20 मिनट, अराउंड 20 मिनट्स हमारा डिस्कशन जो होगा वो प्योरली सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में होगा। और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। और क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन कई अलग अलग प्रकार की हैं, कई अलग अलग आर्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप लिखते चलिएगा, पॉइंटर्स को बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।
jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर इस पे बाई चांस मेंस में क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है और जो भी जरूरी पॉइंट है उनको अगर आप इलेबोरेट कर दोगे बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं आमतौर पर। ठीक है, चलो, जब भी हम दोस्तों जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो डिस्कशन होता है वो अलग अलग कैटेगरी की जुरिस्डिक्शन का होता है। जैसे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहती है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन रहती है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रहती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देखो ओरिजिनल तो चलो सिंपल है, एपिलेट भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे एपिलेट जुरिस्डिक्शन में एक जुरिस्डिक्शन होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में होती है। कुछ ऐसी अपील्स होती हैं जो सिविल मैटर्स में होती हैं, कुछ ऐसी अपील्स होती हैं जो क्रिमिनल मैटर्स में होती हैं, कुछ ऐसी अपील्स होती हैं जो एसएलपी के माध्यम से आती हैं, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से आती हैं। ठीक है, तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन कई अलग अलग प्रकार की होती है। ओरिजिनल और एडवाइजरी कंपैरेटिवली इजी है समझना। ठीक है, बारी बारी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से समझने की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले ये ओरिजिनल जो शब्द लिखा हुआ है ना आपके सामने, इसको समझना होगा। दोस्तों ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पर हम किसी भी डिस्प्यूट के संबंध में, किसी भी मुद्दे के संबंध में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले किसी अन्य कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको लेके मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं। ये कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और मैं आपको शुरू में ही बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है दोस्तों बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियां नहीं है जहां पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। ठीक है, इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो इसके बारे में चर्चा करता है वो है दोस्तों आर्टिकल 131, जो बात करता है किसकी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों, देखिए बड़ी सिंपल सी बात कहता है। आर्टिकल 131 का कहना है जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपस में, ऐसी कोई भी परिस्थिति है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ कोई राज्य सरकार है, या फिर एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ कई सारी राज्य सरकारें हैं, या फिर एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से लड़ रही है, या फिर ऐसी भी परिस्थिति है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, उसके साथ कुछ राज्य सरकार हैं और उसके खिलाफ कुछ राज्य सरकार है। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पे अलग अलग सरकारों की लड़ाइयां हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर से संबंधित। जब भी दोस्तों ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनती है उस डिस्प्यूट के ऊपर। आप सीधा, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, उस डिस्प्यूट को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है,
उसे किसी भी अन्य हाई कोर्ट के पास या किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन बनता है आर्टिकल 131 के अनुसार यहां पर। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बस एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। वो छोटी सी बात क्या है कि मान लीजिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और उस कानून के अंदर वो ये बोलता है कि जो भी पानी से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स हैं, जैसे राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है किसी भी रिवर के वाटर के शेयरिंग को संबंध में कि कितना पानी किसको मिलेगा, किसके ऊपर कितना हक है, तो वैसे तो ये डिस्प्यूट राज्यों के बीच में हुआ तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का ही ओरिजिनल जुडिक्शन बनना चाहिए। पर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई कानून बना दे और उस पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसा बोले कि इस मुद्दे के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा, मैं तो स्पेशल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर रही हूं। कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर रही है वो जो ये इंटर वाटर जो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हैं वाटर से जुड़े हुए, उनको वो ट्राइब्यूनल ही देखेंगे। तो पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर कभी भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, लिख देता हूं यहां पे, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सक्लूड दिस jurisdiction of the Supreme Court in relation to water disputes, ठीक है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर वाटर डिस्प्यूट में ऐसा क्या है। देखो क्या है, वाटर से डिस्प्यूट इतने ज्यादा अराइज हो रहे थे, इतने ज्यादा केसेस बन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर अननेसेसरी बर्डन पड़ रहा था। और ये जितने भी डिस्प्यूट्स थे इसमें जरूरी था कि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो कि कैसे हम लोगों को ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करना है। इसलिए ये प्रावधान बनाया गया कि ऐसी परिस्थिति में ये बेटर रहेगा कि हम कुछ स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स को बना दें और उनको ये जिम्मेदारी दे दें कि वाटर से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो ट्राइब्यूनल सेटल आउट कर ले। ठीक है, एक तो ये बात है। एक दूसरी बात है, सुनने में आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी पर सुनना पड़ेगा, क्या करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो किसी ऐसी ट्रीटी से अराइज हो रहा है, किसी एग्रीमेंट वगैरह से अराइज हो रहा है जिसको हमारे भारतीय संविधान के लागू होने से पहले एग्जीक्यूट किया गया था, ऐसी परिस्थिति में अगर उस ट्रीटी के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा उस डिस्प्यूट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं आसान भाषा में। मान लो कोई भी एग्रीमेंट हुआ था आपस में राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि राज्य भले ही हमारा देश आजाद हुआ पर राज्य तो ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे ना, अलग अलग नामों से एग्जिस्ट करते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ यही राज्य थे जिनको ब्रिटिश सरकार चलाती थी। मानो पहले से कोई एग्रीमेंट चला आ रहा है, आजादी से पहले से कोई एग्रीमेंट चला आ रहा है राज्यों के बीच में, और उस एग्रीमेंट के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है या फिर बाद में लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा इस एग्रीमेंट के संबंध में, इस ट्रीटी के संबंध में, अगर कल को डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ऐसी किसी भी एग्रीमेंट के संबंध में कल को अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, अगर किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया है तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाता है उस डिस्प्यूट के संबंध में, बशर्त है कि वो जो ट्रीटी है, वो एग्रीमेंट है, वो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले का। बस ये एक शर्त है, अगर ये एक शर्त सेटिस्फाई होती है तो काफी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो वाटर डिस्प्यूट में हमारी जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर सकता है पार्लियामेंट कानून बना के, और दूसरा वो ट्रीटी और एग्रीमेंट में अगर जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया। इन दो परिस्थितियों को छोड़ दो तो बाकी सारी परिस्थितियां
जहां पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आपस में, ये सारी ही सिचुएशन के संबंध में हमारे सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। रिट जुडिक्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, रिट जुडिक्शन को हमको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। हाँ, ये बात सही है कि रिट जुडिक्शन में भी हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर रिट जुडिक्शन अपने आप में ही एक अलग टाइप की जुडिक्शन है, और उसे खुद ही बोल रहे हैं ना, रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो अपनी एक स्पेसिफिक अलग कैटेगरी है। क्यों मैं बोल रहा हूं उसको अलग कैटेगरी है? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। रिट जुडिक्शन का बहुत ही लिमिटेड सा पर्पस है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना। इसलिए उसको हम लोग अलग ट्रीट करते हैं, डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये दोस्तों हो गया आपका ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे एपिलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में। एपिलेट jurisdiction of the Supreme Court, appellate jurisdiction of the Supreme Court। और जैसा मैंने आपको यहां पे बताया कि एपिलेट जुडिक्शन कई अलग अलग प्रकार की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में और एसएलपी के मैटर्स में। बारी बारी से सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कैसे एपिलेट जुडिक्शन बनती है। तो पहले प्रावधान को सुनेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एन अपील, सुनिएगा, एक अपील लाए करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी जजमेंट से, किसी भी डिक्री से, किसी भी फाइनल ऑर्डर से जो किसी हाई कोर्ट ने पास किया है, फिर वो चाहे सिविल मैटर के अंदर हो, फिर वो चाहे क्रिमिनल मैटर के अंदर हो, फिर वो चाहे किसी भी अन्य मैटर के अंदर हो। अगर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि वो एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा भाषा को, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, जो कि किसके बारे में है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वहां पे उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। अभी क्या है मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे अपील। ठीक है, देखो अपीलेट जुडिक्शन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझो। जैसे ओरिजिनल का हमने समझा कि वो सारी परिस्थितियां जहां पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जाने से पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, पर एपिलेट जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? एपिलेट जुडिक्शन एक ऐसी जुडिक्शन होती है दोस्तों जहां पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से पहले आपको किसी अन्य कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और उस अन्य कोर्ट को उस केस के अंदर फैसला देना पड़ेगा, और उस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आओगे। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आप किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हो, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है? एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब पहले समझते हैं कौन सी अपील्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, कोई भी केस चल रहा है हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे डील कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और हाई कोर्ट जो डील कर रहा है वो चाहे किसी भी सिविल मैटर पे कर रहा हो, चाहे क्रिमिनल मैटर पे कर रहा हो, चाहे कोई भी अन्य मैटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई है, डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है, कुछ भी नाम से बुला लो, और उस जजमेंट के साथ साथ हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे रहा है। और देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सर्टिफिकेट दे रहा है, और ये सर्टिफिकेट की बात कहां पे लिखी है? आर्टिकल
आर्टिकल 134A के अंदर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये एक ऐसा केस है जिसे मैंने डिसाइड किया है, जिसमें मैंने ये जजमेंट दी है, इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? एक ऐसा सवाल जो कानून से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा सवाल जो कानून से जुड़ा हुआ है, पर किसी सवाल का कानून से जुड़ा होना काफी नहीं, वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। मतलब कानून से जुड़ा हुआ जो सवाल भी है ना, वो ऐसा सवाल हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो जिसका जवाब देना। अगर जिसका जवाब नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति हो तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, ऐसा हाईकोर्ट को लग रहा है। और वो जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे भारतीय संविधान की इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। मतलब उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब देने के लिए हमको इस भारतीय संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, इसके किसी प्रावधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, इसके किसी प्रावधान को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए आपको, फिर वो चाहे आपका सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और अपील फाइल कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के आधार पर, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे अपील फाइल करना, जहां पे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के साथ सर्टिफिकेट भी दिया कि ये जो एक ऐसा केस है जिस केस के अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जो हमारे भारतीय संविधान के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ये दोस्तों हम लोगों को हमारी पहली टाइप ऑफ एपेलेट जुडिक्शन है, ये मान लीजिए, ये हम लोगों को देखने को मिलती है आर्टिकल 132 के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है इसे, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे भारतीय संविधान की व्याख्या जरूरी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है, दैट इज द रीजन। अब दूसरे टाइप की जो एपेलेट जुडिक्शन होती है दोस्तों, वो होती है सिविल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में। अब इसमें क्या है, भाषा है, देखो हर एक में ना थोड़ा थोड़ा बदलाव है लैंग्वेज का। एक अपील फाइल की जा सकेगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, डिक्री के खिलाफ, फाइनल ऑर्डर के खिलाफ, जो कि एक सिविल प्रोसीडिंग्स में, ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक सिविल कार्यवाही के अंदर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। अगर अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये एक ऐसा केस है दोस्तों जिसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस अराइज हो रहा है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसा कानूनी सवाल जो जनरल इंपॉर्टेंस का, जनरल इंपॉर्टेंस का मतलब एक ऐसा सवाल जो बार बार उठेगा, अगर इसका जवाब नहीं दिया तो बार बार नए नए केसेस में उठेगा, इसलिए इसका जवाब देना जरूरी है, ठीक है। और इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट सच क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही दे तो ही बेहतर है, ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक बार आपको समझा देता हूं, यहां पर देखिए, कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री दी है हमारे हाई कोर्ट ने किसी भी केस के अंदर, उसके साथ साथ हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, और सर्टिफिकेट कहां पे जारी होता है?
आर्टिकल 134A के अंदर। और सर्टिफिकेट किस बारे में जारी कर रहा है? सर्टिफिकेट के अंदर लिख रहा है कि ये जो केस है जिसके अंदर मैंने ये जजमेंट दी है, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस अराइज हो रहा है। साथ साथ हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि ये जो सवाल है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के ही देना चाहिए। सच क्वेश्चन needs to be decided by the सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अपने सर्टिफिकेट में लिख रहा है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसको डिसाइड करे, जिसके बारे में जवाब दे हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो ही बेहतर होगा। तो यहां पे भी हाई कोर्ट है पहले की तरह, यहां पे भी हाई कोर्ट का ही फैसला है जिसके खिलाफ अपील फाइल हो रही है। यहां पे भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, पर यहां पे फर्क क्या है? यहां पे सर्टिफिकेट अलग है। यहां पे सर्टिफिकेट है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का। वहां पे क्या था? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड बोल रहे थे। यहां पे सिविल मैटर्स है, तो कोई भी सिविल केस है जिसमें फैसला दे रहा है हाई कोर्ट, वहां पे ये सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस अराइज हो रहा है, और वो एक ऐसा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, क्या याद रखना है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, और ये सिविल केसेस की बात हो रही है। ठीक है, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, सिविल केसेस में, सिविल मैटर्स में। ठीक है, ये हम लोगों ने जो अभी चर्चा करी, ये कहां से निकल के आई? ये निकल के आई दोस्तों आर्टिकल 133 से। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी सिचुएशन पे, तीसरी तरीके की एपेलेट जुडिक्शन पे, जो कि काम करती है क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स, इसको समझते हैं। अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर, किसी भी सेंटेंस के खिलाफ जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर हाई कोर्ट ने पास किया है। अगर अब सुनिएगा यहां पे, अगर उस हाई कोर्ट ने उस अपील के अंदर रिवर्स कर दिया है एक्विटल का ऑर्डर किसी भी एक्यूज्ड पर्सन का, और उसका एक्विटल का ऑर्डर रिवर्स करके उसको मृत्यु दंड दे दिया है, उसका एक्विटल का ऑर्डर रिवर्स करके उसको मृत्यु दंड दे दिया है। या फिर दूसरी परिस्थिति कि हाई कोर्ट ने विड्रॉ किया है उस केस का ट्रायल जो चल रहा था किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने, और उसने उस केस के अंदर उस एक्यूज व्यक्ति को कन्विक्ट किया है और उसको मृत्यु दंड दिया है, उसको मृत्यु दंड दिया है। और तीसरी परिस्थिति, या फिर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट जारी कर दे कि ये एक सही केस है जिसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल करनी चाहिए। दिस इज अ फिट केस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब समझिए, परेशान मत होइए, केवल आपको समझना है। यहां पे भी दोस्तों हाई कोर्ट की जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है, जो भी बोल लो, हाई कोर्ट का फैसला है। ठीक है, और जो मैटर है वो क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। अब खास बात क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में? यहां पे तीन परिस्थितियां बन सकती हैं जब आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसे अभी सिविल मैटर्स में जब हम देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हम देख रहे थे, केवल एक ही एक ग्राउंड था कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जारी कर रहा था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है।
पर यहां पर क्रिमिनल मैटर्स में एक नहीं 3 सिचुएशंस हैं टोटल, तो बारी बारी से डील करेंगे। जो सबसे पहली सिचुएशन है जब आप अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, वो ये है कि मान लीजिए वो जो केस है वो सबसे पहले किसी सेशन कोर्ट के पास गया था, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास गया था, और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस क्रिमिनल मैटर्स के अंदर वो जो एक्यूज व्यक्ति था, वो जो आरोपी व्यक्ति था, उसको एक्विट कर दिया था। एक्विट कर दिया था मतलब उसको छोड़ दिया था, ये पाया था कि उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है। उस सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने उस अपील के अंदर उस एक्विटल को हटाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया। सेशन कोर्ट ने उसे जाने दिया था, उसको एक्विट कर दिया था, हाई कोर्ट ने अपील के अंदर उसे मृत्युदंड दिया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। तो पहली सिचुएशन क्या हो गई? द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील the high court has on appeal imposed death penalty on the person who was acquitted by the subordinate court। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्विट किया था, उसको हाई कोर्ट ने अपील के अंदर डेथ पेनल्टी दे दी है। तो यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन, दूसरी परिस्थिति, यहां पर क्या किया, हाई कोर्ट ने, कोई केस चल रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने, अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, अभी ट्रायल चल ही रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने क्या किया, उस ट्रायल को विड्रॉ कर लिया सबऑर्डिनेट कोर्ट से और अपने पास ले आया। ऐसा कर सकता है हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उस ट्रायल को सबऑर्डिनेट कोर्ट से ले लिया और उस केस में ट्रायल खुद कंडक्ट किया, और उस ट्रायल के अंदर उस एक्यूज व्यक्ति को उन्होंने डेथ पेनल्टी दे दी। मतलब द हाई कोर्ट withdrew a trial of a person from the subordinate court and gave death penalty to such person। मतलब मैटर को विड्रॉ किया, खुद ट्रायल चलाया और ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। और तीसरी और आखिरी परिस्थिति वही जो पहले भी थी, कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये एक सही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल होनी चाहिए। यहां पे ये नहीं बोला कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे जो सर्टिफिकेट जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वही आर्टिकल 134A के अंदर, उस सर्टिफिकेट के अंदर बस इतना सा लिख रहा है कि ये एक सही केस है जिसमें अपील फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। द हाई कोर्ट certifies that it is a fit case for appeal to the सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल ये 3 सिचुएशंस हैं बेटा, जहां पर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, और ये कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल 134 के अंदर। ठीक है,
तो ये 3 परिस्थितियां आप लोगों को याद रखनी है और आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब जो आखिरी सिचुएशन है, द वेरी लास्ट पॉइंट जो आपको एपेलेट जुडिक्शन में पढ़ना है, वो होता है स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील, ये आखिरी है। ठीक है, एपेलेट जुडिक्शन के संबंध में यहां पे क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपनी डिस्क्रेशन से स्पेशल लीव टू अपील का पावर दे सकता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन या सेंटेंस के खिलाफ किसी भी केस के अंदर जो किसी भी कोर्ट ने हमारे देश के अंदर या किसी भी ट्राइब्यूनल ने पास किया हो। ठीक है, फिर इसमें बस एक और बात है कि अपील मेंटेनेबल नहीं होगी यहां पर किसी भी जजमेंट, डिक्री वगैरह के खिलाफ, जो अगर वो जो कोर्ट है, वो जो ट्राइब्यूनल है जिसने वो जजमेंट दी है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किसी भी ऐसे कानून के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। देखो, 2 बातें हैं, बारी बारी से समझते हैं। देखो, अभी तक जो भी हम लोगों ने अपील की सिचुएशन पढ़ी, वहां पे क्या देखा कि हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा था, फिर वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हो, वहां पे हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन दे रहा है, फिर वो चाहे सिविल हो, वहां पे भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन दे रहा है, क्रिमिनल में भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन दे रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्रिमिनल में, पर वहां पे भी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन की बात आई तो कौन दे रहा था, हाई कोर्ट दे रहा था। तो अभी तक कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था कि वो डिसाइड करे कि उसके सामने कौन सी अपील आएगी। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो अभी, जो इस ग्राउंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एसएलपी वाला, ये दोस्तों पहला ऐसा सर्कमस्टांस है, दिस इज द वेरी फर्स्ट सर्कमस्टांस जिसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये यहां पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो स्पेशल लीव ग्रांट कर रहा है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है माफ करिएगा दोस्तों, तो ये एक पहला ऐसा सर्कमस्टांस है स्पेशल लीव टू अपील का जहां पर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है कि आप मेरे सामने आइए और अपील फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स द परमिशन, सुप्रीम कोर्ट grants the permission to file an appeal before it। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी तक हमने जो भी सिचुएशन पढ़ी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पढ़ा, चाहे सिविल ग्राउंड पढ़ा, चाहे क्रिमिनल ग्राउंड पढ़ा, तीनों ही जगह हमने क्या देखा कि जो अपील आ रही थी वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ रही थी, पर एसएलपी के लिए यह जरूरी नहीं है। The appeal can be against the order of any court or tribunal, working in India। मतलब यहां पर जब परमिशन देगा ना सुप्रीम कोर्ट, तो जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देगा। किसी भी कोर्ट का फैसला हो, किसी भी ट्राइब्यूनल का फैसला हो, फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट उसके संबंध में ऐसी परमिशन दे सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसी परमिशन मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है। बस इसमें बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है
कि अगर कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया है, अगर कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया है किसी भी ऐसे कानून के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस मतलब डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मिलिट्री से, जैसे कि नेवी से या एयरफोर्स से, अगर ऐसा कोई ट्राइब्यूनल है और उसने फैसला दिया है तो उसके संबंध में एसएलपी की व्यवस्था नहीं है, मतलब नॉट मेंटेनेबल, नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट ट्राइब्यूनल्स constituted under any law relating to defense forces, अगर कोई भी ट्राइब्यूनल है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसी भी कानून के अंदर जो मिलिट्री या फिर आर्म्ड फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप एसएलपी फाइल नहीं कर सकते। बस ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। अदर देन दिस आप खुद देख पा रहे हो, सबसे ब्रॉडर एपेलेट जुडिक्शन जो बनती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, वो इसी जुडिक्शन के अंदर बनती है, क्योंकि इसमें कोई भी बार नहीं है, ना ही सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल होने का बार है, ना ही ये बार है कि हाई कोर्ट का ही फैसला होना चाहिए, और पूरी जो डिस्क्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। कि सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देगा तो बात बन जाएगी, बस किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट वगैरह से। ठीक है, क्लियर है, समझ गए दोस्तों? अभी ऑल क्लियर सो फार? तो अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है जुरिस्डिक्शन से जुड़ा हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने ओरिजिनल जुडिक्शन को कवर कर लिया है और एपेलेट जुडिक्शन को कवर कर लिया है। अब एक और टाइप ऑफ जुडिक्शन हम लोगों को समझने की जरूरत है, वो है एडवाइजरी जुडिक्शन। रिट जुडिक्शन तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 32 वही है रिट जुडिक्शन। 5 तरीके की रिट जो आपको पढ़ाई थी, ठीक है, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, वो सारी चीजें, तो वो सब आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवाइजरी जुडिक्शन इसके बाद। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग 5 मिनट ब्रेक लेंगे, 5 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को। अभी देखो 5:02 हो रहा है एग्जैक्टली मेरे फोन में, जैसे ही 5:07 होगा, एग्जैक्टली 5:07 होगा, हम उसी पॉइंट पे अपना डिस्कशन को कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए ब्रेक ले लो आप सभी लोग, पानी वानी पी लो।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा, कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो दोस्तों हम लोगों ने एपिलेट जुडिक्शन को समझ लिया है, ओरिजिनल जुडिक्शन को समझ लिया है। अब दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एडवाइजरी जुडिक्शन को। देखिए एडवाइजरी जुडिक्शन बड़ी सिंपल सी जुडिक्शन है, इसको समझना कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 143 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है किसकी, एडवाइजरी जुडिक्शन की। और ये जो स्पेशल लीव टू अपील है, ये हम लोगों ने पढ़ी है आर्टिकल 136 के अंदर। ठीक है, अभी क्या होता है एडवाइजरी जुडिक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। अगर किसी भी समय पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी किसी भी समय पर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि कोई भी सवाल उठ खड़ा हुआ है, चाहे वो कानून से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो तथ्यों से जुड़ा हुआ हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, ठीक है, ऐसा कोई सवाल उठ खड़ा हुआ है या प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई सवाल उठ खड़ा हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस ऐसी है कि ऐसा ठीक रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट साहब है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उनकी राय ले ली जाए उसके ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि जरूरी मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जरूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट साहब की राय ले लें इसके ऊपर। तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ऐसे किसी सवाल को भेज देंगे एडवाइजरी ओपिनियन के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो पहुंच जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा अनुसार उस मैटर को सुनने के बाद, समझने के बाद, अपनी कार्रवाई वगैरह करने के बाद प्रेसिडेंट साहब को अपनी जो भी उनकी ओपिनियन है, उनकी जो भी राय है, उसको वो भेज देंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसमें एक और बात है, अगर प्रेसिडेंट साहब ऐसा कोई भी मुद्दा भेजते हैं, ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन के लिए, ऐसी किसी भी चीज के बारे में जिसको हमने आर्टिकल 131 के अंदर एक्सक्लूड किया है, वही पानी वाली बात, वही ट्रीटी वाली बात, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो कोर्ट जो है वो बाउंड होगा अपनी ओपिनियन देने के लिए। अभी क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो बड़ी बेसिक सी बात है, पॉइंट बाय पॉइंट अगर किसी भी चीज को समझोगे ना तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। पहले समझो ये है क्या, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देखो एडवाइजरी जुडिक्शन नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी जुडिक्शन जहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह का काम कर रहा है, किसी मुद्दे को नहीं सॉल्व कर रहा है, कोई फैसला नहीं सुना रहा है, सलाह दे रहा है। अब क्या प्रक्रिया बताई गई है, प्रक्रिया ये बताई गई है कि अगर कभी प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगे कि उनके सामने कोई भी ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, a question has arisen before the president which may be a question of law और फैक्ट। इतना समझता पहले, प्रेसिडेंट साहब के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जो सवाल है वो कानून से संबंधित हो सकता है और किसी फैक्ट से संबंधित भी हो सकता है, मतलब किसी तथ्य से भी जुड़ा हुआ सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है उसको समझो। देखो क्वेश्चन ऑफ लॉ या कानून से जुड़ा हुआ सवाल कोई भी ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब देने के लिए आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए या फिर किसी कानून को समझना पड़ेगा, उस कानून की व्याख्या करनी पड़ेगी। मतलब एक ऐसा सवाल जिसका कानून ही जवाब दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब देने के लिए आपको एक्ट निकाल के पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, तो वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। वहीं एक और तरीके का सवाल हो सकता है जो किसी तथ्य से जुड़ा हो, किसी फैक्ट से जुड़ा हो, जैसे कि कोई चीज हुई या नहीं हुई, कोई व्यक्ति वहां पे उपस्थित था या नहीं था। ये सारे कैसे सवाल है, ये फैक्ट से जुड़े हुए सवाल है, तथ्यों से जुड़े हुए सवाल है।
इनको इनका जवाब देने के लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी कानून की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बारे में तो बस ये है कि जिसको पता है उसे पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोलते हैं इन्हें। तो कोई भी सवाल हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, इसकी बात की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने दोस्तों जो भी परिस्थिति पढ़ी, आप याद करो, अभी मैं जब आपको एपेलेट जुडिक्शन पढ़ा रहा था, फिर वो चाहे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे पढ़ाई हो, सिविल पे पढ़ाई हो, क्रिमिनल पे पढ़ाई हो, सब जगह क्या था, कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ऑफ लॉ था। इनफैक्ट ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही है कि वो कानून से संबंधित बात पर ही अपनी राय देगा या अपने काम को करेगा। पर एडवाइजरी जुडिक्शन दोस्तों एक ऐसी जुडिक्शन होती है जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ना केवल कानून से जुड़े हुए सवाल बल्कि तथ्यों से जुड़े हुए सवाल भी पूछ सकते हो। और कौन पूछता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब के सामने कोई सवाल उठ खड़ा हुआ है, वो सवाल फिर चाहे कानून से जुड़ा हुआ है, फैक्ट से जुड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है, प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय ले लेना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। दी क्वेश्चन इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये सवाल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मतलब ऐसा सवाल है जिससे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की राय ले लेना ठीक रहेगा, जरूरी रहेगा। तो यहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो राय लेने के लिए अपनी इस एडवाइजरी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा, whether the Supreme Court is bound to give advice, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है? अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस एडवाइस को देने के लिए? तो समझिएगा, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रेशन होता है, मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो में किया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एडवाइस दे भी सकता है प्रेसिडेंट को, और ना चाहे तो नहीं भी दे सकता है। और ये लगभग 99% सवालों के बारे में है कि कोई भी सवाल पूछा गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो सवाल ऐसा है कि उसको ओपिनियन नहीं देना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, और उसे लग रहा है कि उसे ओपिनियन दे देना चाहिए तो वो दे भी सकता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट मना क्यों करेगा? देखो, कई बार क्या होता है ना दोस्तों, पॉलिटिक्स बहुत होती है। अब प्रेसिडेंट साहब तो जो भी कुछ करते हैं वो सरकार के कहने पे करते हैं, आप सभी को पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको लेके मान लो समाज बटा हुआ है, सोसाइटी बटी हुई है, आधे लोग इस तरफ हैं, आधे लोग उस तरफ हैं, और सरकार ऐसी परिस्थितियों में बहुत बचती है कुछ भी कहने से। तो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट को फंसाती है, उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखवा देगी प्रेसिडेंट से कि अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलेगा तो जनता का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट में निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूसीसी ले लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जांपल ले लो, उसको लेके हमारा समाज बटा रहता है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब सरकार खुद कोई स्टैंड ना ले, उसके बारे में सवाल रख दे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बताओ यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसकी पावर को मिसयूज किया जा रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो मना कर देती है, और ऐसा कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि अगर उसको लग रहा है तो वो देने से, ओपिनियन देने से मना कर देगी। पर इसमें एक बात बड़े ध्यान से आप सभी लोगों को समझनी है, और वो बात ये है कि मान लीजिए जो सवाल पूछा गया है वो सवाल ऐसा है जिसको आर्टिकल 131 के अंदर एक्सक्लूड किया गया था। याद करो, हमने आर्टिकल 131 पढ़ा था जहां पे मैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बता रहा था अभी आपको 1 घंटे पहले।
जहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूट वाटर से जुड़ा हुआ है, इंटर स्टेट, जिसके बारे में पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं होगी। या फिर कोई भी जो डिस्प्यूट है वो किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट वगैरह से अराइज हो रहा है, किसी भी ट्रीटी से अराइज हो रहा है या फिर किसी भी एग्रीमेंट से अराइज हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का है, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन को अगर एक्सक्लूड किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। अगर इन दोनों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के बारे में प्रेसिडेंट के द्वारा ओपिनियन मांगा जा रहा है, अब जुरिडिक्शन तो बनता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को डिसाइड तो कर नहीं सकता आर्टिकल 131 के अंदर। पर मान लो वही उसी किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल उठ रहा है प्रेसिडेंट के सामने, मान लो सवाल उठ रहा है किसी वाटर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ, मान लो सवाल उठ रहा है किसी ट्रीटी से जुड़ा हुआ, और प्रेसिडेंट साहब ऐसे किसी सवाल को एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो जब भी ऐसा कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तो यहां पर ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड होगा। सुप्रीम कोर्ट विल बी बाउंड टू गिव ओपिनियन। ये एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पे उसको ओपिनियन देना ही देना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो एडवाइजरी जुडिक्शन एक ऐसी जुडिक्शन होती है जहां पर प्रेसिडेंट साहब एडवाइस सीख करते हैं, किसकी? हमारे सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में या फैक्ट के बारे में जो उन्हें लगता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उसके बारे में राय ले लेनी चाहिए। जब भी ऐसी कोई राय मांगी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस राय को दे या ना दे, पर अगर वो सवाल है वो एक ऐसा सवाल है जो उस जुडिक्शन के बारे में जो आर्टिकल 131 के अंदर एक्सक्लूड कर दी गई थी, वही ट्रीटी वाली बात, वही वाटर वाली बात, तो वहां पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाउंड होता है अपना ओपिनियन देने के लिए। बस ये आपको दो चार बातें हैं जो दोस्तों याद रखनी है एडवाइजरी जुडिक्शन के संबंध में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो जुरिस्डिक्शन का टॉपिक है वो यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है, अगला पॉइंट है इनफैक्ट जो हम लोगों को समझना है, वो है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसको लेके बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं और मैंने देखा एमसीक्यूज में गलत आंसर करके आते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझना। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा कोर्ट होता है जिसके रिकॉर्ड्स को एडमिट किया जा सकता है, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, मतलब उनको एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है, उनके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाता जब उनको किसी भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी कोई प्रक्रिया हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है, जजेस जो भी कर रहे हैं, जो भी फैसला सुना रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो सब रिकॉर्ड का पार्ट है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब क्या है कि कल को अगर सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था या नहीं किया था और हमने उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को देखा और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिकॉर्ड है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, ये उस चीज को साबित करती है जिसको वो रिकॉर्ड करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, वो क्या है? इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ये फैसला दिया है। ठीक है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब। पर इसमें एक बहुत जरूरी बात है जो आप लोगों को समझनी है दोस्तों, जब भी कोई भी कोर्ट, नॉट नेसेसरीली सुप्रीम कोर्ट, जब भी दोस्तों कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है,
तो उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पावर होती है और वो होती है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। मतलब अपने कंटेम्प्ट होने पर वो सजा दे सकता है। ठीक है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अभी कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की अवहेलना करता है, उस आदेश को नहीं मानता है या ऐसा कोई काम करता है जो उस आदेश के खिलाफ जाता है, तो हम मानते हैं कि क्या हो रहा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो भी वो आदेश देता है वो रिकॉर्ड का पार्ट बनता है, जो अपने आप में उसका एविडेंस होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब उस ऑर्डर के खिलाफ जाता है तो वो उसका कंटेम्प्ट करता है, उस ऑर्डर का जो रिकॉर्ड का पार्ट है उसका कंटेम्प्ट करता है। और क्योंकि वो उसका कंटेम्प्ट करता है इसलिए उसको सजा दी जा सकती है उस कंटेम्प्ट के लिए। अब सजा कितनी दी जाएगी कितनी नहीं दी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उसके बारे में एक पूरा अलग कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नाम का। उस पूरे कानून के अंदर बताया गया है कि कब फाइन लगाओगे, कब जेल भेजोगे, वो सारी चीजें हैं। उसमें आपको इतना जाने की जरूरत नहीं। आपको बस दो बातें याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड बिकॉज इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और क्योंकि वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसलिए उसके पास ये ताकत है कि वो अपनी अवहेलना होने पर, अपने आदेशों की अवहेलना होने पर उस व्यक्ति को सजा दे सकता है जो अवहेलना कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये दो बातें याद रखिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब बड़ी छोटी सी बात है पर याद रखने वाली बात है कि जो भी कानून, सुनिएगा बड़े ध्यान से, समझने वाली बात है, जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, मतलब जिस भी कानून की सुप्रीम कोर्ट घोषणा करता है, वो कानून सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, सभी कोर्ट्स के ऊपर। समझाने की कोशिश करता हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की सुनवाई कर रहा है, ठीक है, केस की सुनवाई चल रही है किसी भी मुद्दे के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और दोस्तों उस केस की सुनवाई करते करते सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कुछ कानून बनाता है। कानून बनाता है मतलब बोलता है कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो ये माना जाएगा कि ये करना ठीक है, कुछ भी XYZ चीज मान लो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये हमारे देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उन सब के ऊपर वो XYZ बात लागू होगी। दैट मीन्स कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो उस बात के खिलाफ जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जा रहा है, जिस भी लॉ की घोषणा की जा रही है किसी भी केस के अंदर, वो बाइंडिंग होता है हर एक न्यायालय के ऊपर। बस एक न्यायालय के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है वो। कोई बता सकता है कौन सा वो कोर्ट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात लागू नहीं होती है, वो बाउंड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात से? एक ऐसा कोर्ट है, बताओ फटाफट से। बता पाए कौन सा कोर्ट है? वेरी गुड, बड़े समझदार लोग हो आप तो।
वो एक इकलौता कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून से बाध्य नहीं होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट खुद। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी कही बातों से बाध्य नहीं होता है। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया आज, कल को कोई नया मुद्दा राइज हुआ और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उसने जो पहले फैसला सुनाया था उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ गड़बड़ रह गई, तो वो फैसले को बदल सकता है, कोई नई बात कह सकता है। ठीक है, पर जो बाकी के कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो सारी बातें बाइंडिंग हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों जो हमने बात पढ़ी ये कहां से आ रही है? आर्टिकल 141 से। ठीक है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद दोस्तों छोटी छोटी सी बातें, बेसिक सी बातें उनको कर लेते हैं, फिर हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पूरा हो जाएगा। जैसे दोस्तों सैलरीज और अलाउंसेस वगैरह की बात करूं, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस, वैसे चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, पर बाई चांस एमसीक्यू वगैरह में पूछ लें। देखो एमसीक्यू वगैरह में भरोसा नहीं होता, ये क्या ही पूछ ले कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी मुंह उठा के पूछ लेते हैं। आजकल तो मैं सच बताऊं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत गिर गई है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, सारी कमीशन ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनका मतलब बहुत बेहतर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे क्वेश्चंस वो बना रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खासकर प्रीलिम्स में। मेंस में तो फिर भी ठीक है, प्रीलिम्स का तो हाल बड़ा ही खराब। ठीक है, तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखते हैं। तो देखो सैलरी और अलाउंसेस की बात करूं तो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में याद रखिए कि जो भी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होती हैं, प्रिविलेज, पेंशन वगैरह जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। तो जितनी भी सैलरीज वगैरह की चर्चा है, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर determined by the parliament, और इतना ही नहीं, जो भी सैलरी अलाउंसेस होती हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की, उनको कम नहीं किया जा सकता है, उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है उस दौरान जब, ध्यान से सुनो, जब वो कोई व्यक्ति उस पद के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं उनको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा उस दौरान जब अलाउंसेस चल रही है। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी सैलरी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स व्यक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, और जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना उसकी एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड सैलरी होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। अब उस सैलरी को रिड्यूस करना इज नॉट पॉसिबल जब तक वो व्यक्ति उस पद पर है। ये क्या है? इसीलिए बनाया गया है नियम, इसीलिए सिक्योर किया गया है, जिससे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। ठीक है, तो ये दोस्तों छोटी सी बात होगी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 125 में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे एक है एक्टिंग चीफ जस्टिस नाम का एक पद होता है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं है, मान लो कोई भी ऐसी परिस्थिति है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट हैं, बीमार हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है, तो वहां पर उनकी जगह पर किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर चुना जा सकता है, और ऐसा करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास। हाँ बेटा, सैलरी बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती है। आर्टिकल 126। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस is appointed by the president.
ठीक है, तो इससे अगर बाई चांस आपसे पूछे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, तो ये पॉइंट आप कर लेना कवर। इसके अलावा देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है एडहॉक जजेस का, इसको थोड़ा सा समझ लो। एडहॉक जजेस का मतलब क्या है? एडहॉक जजेस का मतलब क्या है कि कभी भी मान लो कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भार ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है और जो जजेस की अवेलेबिलिटी है वो कम है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, कार्यभार पूरा नहीं संभल पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा परमानेंट अपॉइंटमेंट ही करनी है। मानो कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि एकदम से बहुत ज्यादा नए केसेस का प्रेशर आ गया है, पर वो ऐसा प्रेशर हमेशा रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप परमानेंट क्या उनको बढ़ाओगे? और देखो उसमें हमारा नियम भी है, हमारे पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा और फिर भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, फिर जजेस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके आप नए जजेस को अपॉइंट कर पाओगे जो पहले की स्ट्रेंथ से ज्यादा होंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है और हमेशा जरूरी भी नहीं है। मानो कोई टेम्परेरी सी परिस्थिति हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यवस्था है कि आप एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो एडहॉक जजेस के बारे में व्यवस्था बनाई गई है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो जो भी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को हम लोग एडहॉक के जजेस के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिल जाता है आर्टिकल 127 में। ठीक है, ये केवल एमसीक्यूज वाली बात है कि एमसीक्यू वगैरह में अगर आपसे पूछे, आपको परेशान करने की कोशिश करें, दैट इज द ओनली ऑप्शन। अब एक और बड़ी मजेदार बात है और ये काफी अच्छा प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा लग रहा है कि उसको जजेस की जरूरत है और वो ऐसी परिस्थिति में अपने ही जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको मौका देंगे कि वो वापस आए और अपने पद को संभाल ले, अपने कार्यभार को संभालने पर। वो टेम्परेरी होता है, मतलब इन दोनों में फर्क समझ पा रहे हो? एडहॉक जजेस ऐसे लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के केपेबल हैं, उनको हम बुला रहे हैं और टेम्परेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। ये जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं ये अलग है। कुछ जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, पहले वो कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे थे, फिर वो रिटायर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा आया या कोई भी ऐसी परिस्थिति है कि जो उन रिटायर्ड जजेस हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो रिटायर्ड जजेस हैं दोस्तों, उनको दोबारा बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ये बात कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल 128 में। ठीक है, रिटायर्ड जजेस के बारे में, रिटायर्ड जजेस लिखते चलना बेटा ये सारी बातें। ठीक है, केवल सुनने वाली बातें नहीं है, लिखने वाली भी बातें हैं ये। और देखो एक छोटी सी बात है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको लेके बड़ी डिबेट और डिस्कशन हमेशा से चलती रहती है। तो देखो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो सीट होगी वो दिल्ली में होगी, और उसके अलावा ऐसी जगहों पे हो सकती है जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ठीक लगे, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। लिख ही देता हूं, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वैसे तो बाय डिफॉल्ट लिखी है कि दिल्ली में होगी, पर इसके अलावा अदर प्लेसेस पे भी हो सकती है, अदर प्लेसेस पे भी हो सकती है। और जहां तक अदर प्लेसेस की बात है, वहां पे कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। आज तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। बड़ी डिमांड उठती है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही होगा, क्यों सुप्रीम कोर्ट की और बेंचेस नहीं बन सकती हैं, क्यों साउथ में एक बेंच नहीं बन सकती, क्यों नॉर्थ में एक बेंच नहीं बन सकती, क्यों ईस्ट में एक बेंच नहीं बन सकती, कोई वेस्ट में एक बेंच नहीं बन सकती। और ऐसी ये बात जस्टिफाइड भी है मोर और लेस, ऐसा नहीं है कि उन बातों में दम नहीं है, बातों में दम भी है, बिल्कुल ठीक बातें हैं। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था भी है, ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान कहीं से इनकेपेबल हो कि उसमें अमेंडमेंट करना पड़े, पर पता नहीं क्यों इसके ऊपर इतना विचार होता नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, कि सीट्स अलग अलग बनाई जाए और अलग अलग जगह बैठे बेंचेस, देखो शायद नियर फ्यूचर में हो पाए। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने कवर नहीं किया, उसको कर लेते हैं, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो रिव्यू कर सकेगा, किसी भी जजमेंट को, किसी भी ऑर्डर को जो उसने प्रोनाउंस किया है। ये कुछ कुछ वैसी बात है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 141 के अंदर, कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने द्वारा डिक्लेयर किए गए लॉ से बाउंड नहीं है, कुछ कुछ उसी से जुड़ी हुई बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कोई फैसला सुनाया, उसके अंदर कुछ बात कही, अब आगे चल के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो मुद्दा फिर से उठा, फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो जो उन्होंने पहले राय दी थी या जो पहले बात कही थी वो सही बात नहीं थी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका जो पहले वाला डिसीजन है उसको रिव्यू कर दिया जाए। रिव्यू करने का मतलब होता है कि हम पहले वाले फैसले को दोबारा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो फैसला सही है या नहीं, और अगर वो फैसला सही नहीं निकलता है तो उसको बदल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि अगर उसे लग रहा है कि उसने पहले कोई फैसला दिया है जो ठीक नहीं है, या फिर परिस्थितियां बदल गई हैं जिनके अंदर उस फैसले को भी बदलना चाहिए, तो वहां पर वो आर्टिकल 137 का इस्तेमाल करके अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जहां तक बात सीट की है, सीट हमने कौन सी कहां पे पढ़ी थी? आर्टिकल 130 के अंदर, और 137 के अंदर रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, दो पॉइंट और हैं, 5 मिनट रह गए, 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे, इनको और खत्म करा देता हूं। 201 है आर्टिकल 142, इसको और समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर ऐसा जारी कर सकता है जो जारी करना जरूरी हो किसी भी मैटर के अंदर जो उसके सामने पेंडिंग है, उसके अंदर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। क्या करने के लिए? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। देखिए बहुत बड़ी पावर है। आर्टिकल 142 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ मैटर। अब ये कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है? देखिए एक बात को समझिए दोस्तों, देखिए कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है, कोई भी न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, वो सब कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, कुछ प्रोसीजर से बंधे हुए हैं, और उन्हीं नियमों के अंदर रहते रहते उनको न्याय देना होता है समाज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ऐसा ही है, उसको भी नियम फॉलो करने हैं। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास इस आर्टिकल की वजह से, 142 की वजह से बहुत बड़ी आजादी है। अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी भी आदेश को देना किसी भी मैटर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैंने वो आदेश नहीं दिया, वो कदम नहीं उठाया, तो उस मैटर के अंदर न्याय नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसा आदेश दे सकते हैं, भले ही उस आदेश के संबंध में कहीं पे लिखा ना हो, ऐसा स्पेसिफिकली पावर ना दी गई हो सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसा आदेश दे सकता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी भी आदेश को देना जरूरी है न्याय को करने के लिए किसी भी मैटर में, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर। ऐसे जैसे कई बार इक्विटेबल ग्राउंड्स हो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो इसके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, नियम कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस व्यक्ति की सहायता हो सके, पर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा आदेश देना चाहिए, जैसे उसे कंपेंसेशन वगैरह दिलवाएं कहीं से, तो वो ऐसा आदेश दे सकता है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। केवल उसका जो एम होगा, जो उसका पर्पस होगा, वो किसी भी केस के अंदर कंप्लीट जस्टिस करने का होगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात समझिए बच्चे। जरूरी नहीं कि किसी कोर्ट को ही आदेश दिया जाए। आदेश का मतलब है किसी भी केस के अंदर आदेश दे रहा है किसी को भी,
ठीक है, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। और आखिरी बात, द वेरी लास्ट बात, वो है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल के साथ रूल्स बना सकता है, जिन रूल्स के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है, वो रेगुलेट होगी, ठीक है। आखिरी बात, आर्टिकल 145, रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो, हर चीज एक प्रोसीजर के अनुसार होती है, एक प्रक्रिया के अनुसार होती है। सुप्रीम कोर्ट में मनमर्जी तो कुछ भी नहीं होता ना। तो वो कैसे रूल्स होंगे, क्या फॉलो होगा, हर चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, कि वो उसे अपना प्रोसीजर कैसे चलाना है, अपना प्रोसेस कैसे चलाना है। और बस एक शर्त है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ये जो रूल्स बनाती है उनके लिए उसे अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से। बस अगर प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी फुल फ्लेजेड पावर है रूल्स को बनाने की, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है वो यहां पे समाप्त होता है। हाँ बेटा, सुओ मोटो भी हो सकता है वहां पर आर्टिकल 142 में, पर इतना आपको अननेसेसरी परेशान होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। चलो, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हमारा कल का सेशन होगा, उसमें हम लोग हाई कोर्ट के टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे पीआईएल कर रहे थे, सर पीआईएल जुरिडिक्शन होती है, पीआईएल जुरिडिक्शन होती है। नहीं बेटा, पीआईएल जुरिडिक्शन नहीं होती है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी केस के अंदर ये जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है या जिस व्यक्ति को रिलीफ चाहिए केस से, वही केस फाइल करता है। नॉर्मल प्रोसेस तो यही है कि जिसको रिलीफ चाहिए वही कोर्ट को अप्रोच करेगा। पर पीआईएल क्या करता है कि ये लिबर्टी देता है कि किसी व्यक्ति के बिहाफ पे दूसरा व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। ये बस फायदा है। जैसे कई सारे गरीब किसान हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अब उनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाए, उनके बिहाफ पे अगर मैं केस फाइल कर दूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये क्या है, पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बस इतनी सी बात है। आमतौर पर फंडामेंटल राइट्स की परिस्थितियों में हमको पीआईएल देखने को मिलती है। केस लो बेटा, हाई कोर्ट का जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब कराएंगे दोनों का साथ में, क्योंकि वही है, ओवरलैप है पूरा। जुरिसडिक्शन भी का भी ओवरलैप होगा और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका भी ओवरलैप होगा। तो एक साथ होंगे सारे केसेस। लगभग मान के चलिए लगभग 12 केसेस होंगे टोटल, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई सारी बातें आ जाएंगी। देखो, अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए मैं केसेस करा चुका हूं आपको कल 4, ठीक है। अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए केसेस खत्म हो गए। जो बाकी की बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनसे जुड़े हुए केसेस और हाई कोर्ट से जुड़े हुए केसेस हम लोग एक साथ करेंगे। अराउंड 12 केसेस हैं जो मैंने मार्क करे हुए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी लोगों का। अब आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी और कल हम लोग अपने हाई कोर्ट से जुड़े हुए डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट वगैरह रह गया है तो उसको कॉपी में लिख लो। सैटरडे को जो हमारा डाउट सेशन होगा उसमें फटाफट बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों।